नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच नवी मुंबई के घनसोली इलाके के स्कूल में 18 छात्रों में कोविड-19 के लक्षण पाए गए हैं। नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अभिजीत बांगर ने बताया कि इस स्कूल में 950 छात्रों का कोविड टेस्ट हुआ था। इस स्कूल को अगले हफ्ते तक के लिए बंद कर दिया गया है। कुछ छात्रों का कोविड टेस्ट आज उनके घर किया गया। जिस छात्र के जरिए स्कूल में कोरोना फैलने की आशंका जताई जा रही है, उसके पिता कतर से आए थे, लेकिन उनके आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इस छात्र की रिपोर्ट को गहन जांच के लिए लैब में भेजा गया है। ऐसे समय जब ओमिक्रॉन संक्रमितों की तादाद 100 के पार हो गई है और एक दिन में ही संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए हैं, केंद्र सरकार की एक एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि वो गैर जरूरी यात्रा से बचें, एक जगह भीड़ ना लगाएं और आने वाले त्योहार बहुत जोर शोर से ना मनाएं। काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने इसके साथ ही शुक्रवार को कहा कि देश के 7 राज्यों के 24 जिलों में स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध के कदम उठाए जाने चाहिए। इनमें से केरल के 9 और मणिपुर के 8 जिले हैं, जहां साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5% है, यानी जितने लोगों की कोरोना जांच की गई है उनमें से 5% लोगों में संक्रमण पाया गया है। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने पर दिल्ली सरकार ने शनिवार को 4 अस्पतालों को ओमिक्रॉन समर्पित सेंटर में बदलने की घोषणा की। ये अस्पताल हैं सर गंगाराम अस्पताल, मैक्स साकेत, फोर्टिस वसंत कुंज और बत्रा अस्पताल तुगलकाबाद। इसमें सिर्फ एक अस्पताल सरकारी है, जबकि बाकी 3 प्राइवेट हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। ओमिक्रॉन भारत में बहुत तेज गति से फैल रहा है और यूके और फ्रांस में संक्रमण के मामलों के आधार पर कहा जा रहा है कि भारत में भी इससे बुरे हाल हो सकते हैं। सरकार के कोविड टास्क फोर्स प्रमुख VK पॉल ने गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि भारत में अब 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 101 ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं। अगर हम ब्रिटेन में प्रसार के पैमाने को देखें और अगर भारत में भी इसी तरह का प्रकोप होता है तो हमारी आबादी को देखते हुए हर दिन 14 लाख मामले होंगे। बता दें, यूके में अब एक बार फिर रिकॉर्ड मामले दर्ज हो रहे हैं। इस बार एक दिन में 88 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं, जो अब तक के सबसे अधिक मामले हैं। यूपी में बीजेपी की सहयोगी और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने एक बार फिर बीजेपी को 2 टूक सुनाई है। उन्होंने कहा कि अगर 2022 में सरकार बनानी है तो चुनाव से पहले निषादों के आरक्षण का मुद्दा हल करना होगा। बता दें, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लखनऊ के रमाबाई पार्क में आयोजित रैली में निषाद समाज के लिए आरक्षण की घोषणा होनी थी, लेकिन शाह ने ऐसा नहीं किया। इस रैली में हजारों की संख्या में निषाद समाज के लोग आए थे, लेकिन ऐसी कोई घोषणा न होने से निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद बेहद नाराज हैं। संजय निषाद ने अब CM योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अगर वोट चाहिए तो निषाद समाज के लोगों का ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ता मुझ पर भरोसा करके रैली में आए। अमित शाह जी को आज कुछ न कुछ कहना चाहिए था। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी तरीके से सांप्रदायिक मुद्दों पर ही लड़ने का फैसला कर लिया है। मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए कहा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें देश की विरासत से समस्या है, विकास से समस्या है। उन्हें देश की विरासत से समस्या इसलिए है कि उनके साथ वोट बैंक का सिरदर्द है। प्रधानमंत्री ने इसके आगे कहा, इन लोगों को वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से समस्या है, अयोध्या के राम मंदिर से समस्या है। नरेंद्र मोदी ने किसी दल का नाम नहीं लिया, लेकिन वे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों पर ही हमला बोल रहे थे। अखिलेश यादव ने एक बार फिर कहा कि बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश की पुरानी सरकारों के कामों का ही लोकार्पण कर रही है। अखिलेश का कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे तो मायावती सरकार का प्रोजेक्ट है। यादव ने इससे पहले भी कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनवाया था, लेकिन बीजेपी इसे अपना बताकर लोकार्पण कर रही है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर हिंदू और हिंदुत्व में अंतर बताया। राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि हिंदू का रास्ता सत्याग्रह है, जबकि हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह है। जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है वो हिंदू है और जो हिंसा फैलाता है वो हिंदुत्ववादी है। राहुल ने इस दौरान नोटबंदी, GST, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने अमेठी में पदयात्रा के दौरान महिलाओं से किए पुराने वादे दोहराए और कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा, सबका बिजली बिल माफ होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बताए कि 7 साल में उसने क्या काम किया और बीजेपी नेता सिर्फ जातिवाद की और सांप्रदायिक बातें क्यों करते हैं।
बताते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी का फोकस महिलाओं पर है। प्रियंका गांधी आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने के अलावा सरकार बनने पर 12वीं पास लड़कियों को स्मार्टफोन जबकि स्नातक छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने सहित कई वादे कर चुकी हैं। आयकर विभाग ने यूपी चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी लोगों के यहां छापे मारे हैं। इनमें पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय के मऊ स्थित आवास और लखनऊ के जैनेन्द्र जैन व मैनपुरी के मनोज यादव के आवास शामिल हैं। छापे की कार्रवाई के दौरान मऊ के शहादतपुरा में राजीव राय के घर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पहुंच गए और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आयकर अधिकारियों ने फौरन पुलिस बल बुला लिया। राजीव राय को एक अलग कमरे में बैठाया गया है। राजीव राय के कर्नाटक में शिक्षण संस्थान चलते हैं, उसी सिलसिले में ये छापे मारे गए हैं। हालांकि आयकर विभाग ने उनके पास कोई नोटिस वगैरह नहीं भेजा था। समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहां छापेमारी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का हार का डर जितना बढ़ता जाएगा, विपक्षियों पर छापों का दौर भी उतना बढ़ता जाएगा। फिर भी सपा का रथ व हर कार्यक्रम बदस्तूर चलता जाएगा। अखिलेश ने कहा कि अब तो जनता पूरी तरह भाजपा के खिलाफ विपक्ष के साथ खड़ी है। अब क्या 22 के लिए बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के यहाँ छापे डालेगी? 9 दिसंबर को रोहिणी की जिला अदालत में एक कम तीव्रता वाला विस्फोट हुआ था। विस्फोट कोर्ट रूम नंबर 102 के अंदर हुआ और इसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया था। हालांकि पुलिस अफसरों ने कहा था कि यह विस्फोट निम्न स्तर का था, लेकिन फिर भी इस मामले की गहन तरीके से जांच की गई। अब पुलिस ने पता लगा लिया है कि घटना क्यों हुई। इस घटना को डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के ही एक वैज्ञानिक ने अंजाम दिया था। पुलिस का कहना है कि वैज्ञानिक ने यह विस्फोटक कोर्ट रूम के अंदर इसलिए फिट किया था क्योंकि वो अपने पड़ोसी की हत्या करना चाहता था। उसका पड़ोसी पेशे से वकील है। दोनों के बीच कई मामलों को लेकर पुराना विवाद होने की बात पुलिस ने कही। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूरी ने अपने राजनीतिक दल का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पार्टी का नाम संयुक्त संघर्ष पार्टी रखा। इस मौके पर चडूरी ने कहा कि उनकी पार्टी की योजना पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की है, लेकिन वो पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेंगे। लंबे वक्त से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि चडूरी देर सबेर पंजाब की सियासत में उतरेंगे। आंदोलन के दौरान जब उन्होंने पंजाब में चुनाव लड़ने की बात कही थी तो उन्हें कुछ दिनों के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबित कर दिया गया था। वहीं पंजाब में किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल को लेकर भी जोरदार चर्चा है कि वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे हो सकते हैं। पंजाब की सियासत में तूफान मचा चुके बेअदबी कांड को लेकर SIT ने अपनी रिपोर्ट पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जमा कर दी है। SIT ने कहा कि इस कांड की साजिश डेरा सच्चा सौदा के सिरसा स्थित मुख्यालय में रची गई थी। पंजाब पुलिस ने इस मामले में डेरा के मुखिया गुरमीत राम रहीम सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन डेरे की ओर से इसका विरोध किया गया था। इसके बाद SIT ने जवाब दाखिल करते हुए अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने रखी। SIT ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस कांड के अभियुक्तों के इकबालिया बयानों से ये साफ पता चलता है कि इस कांड की साजिश एक ही जगह पर रची गई और वह डेरा का प्रशासनिक ब्लॉक था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।